आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बाखबर हाज़रीन और नाज़रीन को मेरा प्यार भरा भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सैटरडे का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। अपने अपने घरों में सर्दी इंजॉय करें। सर्दी से जो है बचने के लिए जो है किस तरह से हम अपनी एहतियात कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दियाँ आ गई, उसमें अपनी स्किन की केयर किस तरह से कर सकते हैं। 28 दिसंबर से जैसे सर्दी में इजाफा हो गया, एक नई लहर जो है सर्दी की शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। हम इसी हवाले से आज हम बात करेंगे सर्दी में किस तरह से अपना ख़्याल रखा जा सकता है, अपने स्किन का, अपने हेयर्स का, अपने हाथों पैरों का हम किस तरह से ख्याल कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ जो है एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो स्किन से और जो है आप हेयर से रिलेटेड जो है आपको बताएंगे किस तरह से अपना जो है घर में ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया इंट्रो में, सर्दियों की जो है शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं सर्दियाँ, क्योंकि 28 दिसंबर से जो है सर्दी में शिद्दत हो चुकी है, इजाफा हो चुका है सर्दियों में। इसी तरह आज हम बात करेंगे, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, अपने स्किन की किस तरह से केयर की जा सकती है घर में। और अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से क्योंकि पूछना ये चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत अहम मसला है जो हर घर का मसला है। बच्चे की पैदाइश के दौरान औरतों को जो है किस तरह से अपने केयर करनी चाहिए, किस तरह से जो है घर में ख़वातीन जो है अपनी केयर कर सकती हैं, क्योंकि खाने पीने में जो है वीकनेस की भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है शिकायत पाई जाती है लड़कियों में। और ऑपरेशन का जो है हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब जो है जिस तरह से एक नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी वो नहीं है। अब ऑपरेट के ज़रिए जो है बच्चा पैदा किया जाता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, ये ऑपरेशन का जो है ये क्यों हर शख्स जो है डॉक्टर भी यही रेफ़र करता है कि आपने ऑपरेट करवाना है, आप ऑपरेशन करवाएं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शबाना नाज। डॉक्टर साहब, मैं आपको सॉरी, मैं आपको वेलकम करूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि आजकल सर्दी में इजाफा हो चुका है, 28 दिसंबर से जो है सर्दी बढ़ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं घर में किस तरह से अपना जो है ख्याल रखा जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है आप भी सर्दी इंजॉय कर ही रही होंगी घर में ना, तो आप किस तरह से सर्दी इंजॉय कर रही हैं, अपना ख्याल किस तरह से रख रही हैं घर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे, और ताकि मैं लोगों को कुछ जी। इन्फॉर्मेशन दे सकूं। बिल्कुल सर्दियों का मौसम तो एंजॉय करने का भी होता है, लेकिन जहां हम एंजॉयमेंट की बात करते हैं वहाँ थोड़ी सी तकलीफ भी हमें हो सामना जाती है। करना पड़ता है। उसमें होता यह है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो उसमें हमारे जो हवा है उसमें नमी का तनासुब कम हो जाता है, मॉइस्चर जिसे आम जबान, तो वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर से जो है ड्राइनेस, इची स्किन, डल स्किन हो जाती है, क्योंकि स्किन में नमी कम हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसमें सबसे अहम चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने हाथों का और अपने फेस की स्किन का, जबकि ओवरऑल जो है वो हमारी बॉडी जो है वो ड्राई हो जाती है, हमारी बॉडी की स्किन। तो बिल्कुल। इसमें सबसे अहम चीज़ है जो बग़ैर ख़र्चे के होती है, वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें। मतलब कम से कम 8 से 10 गिलास जो है वो आप पानी पिएँ। तो उससे क्या है, आप वेल हाइड्रेटेड रहेंगे, जो नमी का तनासुब कम हो गया उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो एकदम सर्दियों में क्या होता है, हमारी कोशिश यही होती है हम गरम गरम पानी से नहा लें, गरम पानी से मुंह धो लें, गरम पानी से बर्तन धो रहे हैं, हाथ वॉश करें। तो उससे ज़्यादा हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती है और उसके बाद जो है हार्ड हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि सर्दियों में हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से ना नहाना है ना मुंह धोना है। आपने ल्यूक वार्म जैसे कहते हैं, गुनगुना या नीम गर्म जो है उस पानी से आपने फेस वॉश करना है, नहाना है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम नहाते हैं उसके बाद हमारे स्किन के पोर्स जो हैं वो वो एक तो खुल जाते सॉफ्ट और हैं। खुल जाते हैं। तो उसके बाद आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो आप पूरी बॉडी पे, सिर्फ यही नहीं कि आपने अपने फेस पे लगाया और सिर्फ अपने हाथों पे लगाया, आपने अपनी पूरी बॉडी को जो है मॉइस्चराइज़ करना है। और स्पेशली जब आपने बाथ ले लिया, आपने फेस वॉश कर लिया,
लिया, तो उससे जो है मॉइस्चराइजेशन। और फिर दूसरा ये है कि और इसके अलावा स्किन के अलावा ये ह्यूमिडिफायर आपने सुना होगा, ह्यूमिडिफायर मिलते हैं, जो वो ह्यूमिडिफायर अगर हम अपने घर में रखते हैं तो वो क्या करता है, एयर में हमारी नमी जो नहीं है सर्दियों में, उस नमी को बरकरार रखता है। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं। और आपने हमेशा सन ब्लॉक, लोग क्या करते हैं सर्दियों में सोचते हैं कि हमें तो इतनी गर्मी नहीं है, गर्मियों में हम सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि सर्दियों में भी आपने सन की जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं वो तो मुस्तकिल होती ही हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। आपने 365 डेज़ इन अ ईयर जो है वो आपने सन ब्लॉक जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। और स्पेशली जो है आपने सर्दियों में भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। अक्सर लोग करते हैं कि सन ब्लॉक सर्दियों में यूज़ नहीं करते, तो आप प्रॉपर सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और फेस वॉश यूज़ करें, बजाय इसके कि आप सोप से जो है अपना फेस वॉश करें या बॉडी। तो सॉफ्ट जो फेस वॉशेस मिलते हैं विदाउट सोप मिलते हैं वो लें। बॉडी वॉश के लिए भी बॉडी वॉश के जो आपके लिक्विड्स आते हैं उससे आप वॉश करें, और बस पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्रेश वेजिटेबल लें, फ्रेश फ्रूट्स लें। सिंपल सी चीज़ें हैं, ये अगर आप करें तो इंशाल्लाह ताला कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अच्छा, हेयर्स की किस तरह से केयर की जा सकती है, क्योंकि सर्दियों में जो है अमूमन हमारे जो बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, जी जी। तो उनको किस तरह से घर वो में उनकी केयर? सेम ही उसमें वही है जैसे मैंने आपसे बताया, क्योंकि नमी कम होती है हवा में तो ड्राइनेस हो जाती है। जैसे हमारे स्किन में ड्राइनेस होती है, इसी तरह से हमारे हेयर्स में जो है वो भी हेयर भी ड्राई हो जाते हैं हमारे। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम हेयर्स को उतना केयर नहीं करते ना, हम वही मॉइस्चराइज कर लिया, फेस को हाथों को कर लिया, लोशन लगा लिया दिन में 3-3 दफ़ा, लेकिन बालों में नहीं। तो बालों में भी जब आप ल्यूक वार्म वाटर से आप अपना सर धोएं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से सर ना धोएं, और उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है वो ऑयलिंग जो है अपने सर में रखें, बस यही इसकी है। और पानी पिए। सीरम्स वगैरह यूज़ जी। करें, मतलब आपके जो बाल। सीरम नहीं, आप ऑयल के 2-3 ड्रॉप सीरम, आप हर आदमी तो नहीं यूज़ कर सकता, आम पॉपुलेशन में तो बड़ा मुश्किल काम होता है ना सही उसको बात है। मेंटेन करना, उसको रखना। तो ऑयल जैसे सरसों का तेल ले लें, नारियल के तेल के 2-3 ड्रॉप आप सर में लगा लिए नहाने के बाद। जी। अच्छा, सर्दियों में हेयर फॉल का भी एक बहुत बड़ा जो है ये मसला है, तो उसको किस तरह से हम रोक जी, सकते हैं? हेयर फॉल भी इसी वजह से होता है, ड्राइनेस की वजह से। ड्राइनेस फॉलिकल जो है वो हमारे ड्राई हो जाते हैं उसकी वजह से। तो आप ऑयलिंग रखें, प्रॉपर हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अंदर से जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। अंदर से जब स्ट्रांग होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, सिर्फ जो है हम लोग सोचते हैं कि हम ऊपर से कोई चीज़ अप्लाई करें तो हम ठीक होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हम अपनी बॉडी को अंदर से बैलेंस डाइट दे रहे हैं, फुल नॉरिश, और स्ट्रेस लेवल आप अपना कम रखें, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा जो है नीचे की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल जी। सही कह रही हैं आप। अच्छा, जिस तरह से मैंने ज़िक्र किया अपने इंट्रो में, हर घर का आजकल जो एक मसला है प्रेगनेंसी का। मसला क्या है, मतलब ये तो एक ज़िंदगी में ये हिस्सा है ही हमारे। तो ये औरतों का जो है जिस तरह से आजकल ऑपरेशन का की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान हो गया, डॉक्टर भी ये रेफ़र करते हैं कि आपने जो है ऑपरेशन करवाना, आपने ऑपरेट करवाना है। तो ये क्योंकि पहले ज़माने में अगर देखा जाए जो दाइयाँ जिन्हें कहा जाता था, तो वो तो नॉर्मल जो है डिलीवरी करती थी, लेकिन अब ऑपरेशन किए होंगे और उनके बच्चे हेल्दी हुआ करते थे। अब ऑक्सीजन की तरफ, वेंटिलेटर की तरफ बच्चों को लेके जाया जाता है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनको वेंट पे रख दिया जाता है। और फिर मुझे बहुत इस तरह के जो है मसले मसाइल सुनने में आए थे, और वो बच्चे फिर एक्सपायर हो जाते। तो पहले ज़माने में कोई ऑक्सीजन तो नहीं होती थी, तो अब क्यों इस तरह की जो है उनको वेंट पे रख दिया जाता है, उनको ऑक्सीजन दे दी जाए, और फिर बच्चा फिर भी सेहतयाब नहीं होता जबकि ऑपरेशन हुआ उसके बाद। जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए हम लोग अक्सर ये शिकायतें ये कर रहे होते हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब जैसे आपने अवेयरनेस के लिए आप पूछ रहे हैं, ताकि बिल्कुल। लोगों को, आम आदमी को अवेयरनेस जब मिलेगी जब आप उसको किसी भी लेवल पे, जहाँ वो मीडिया का लेवल के उन तक पहुंच सके और वो सुन सके आम आदमी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए इसकी एक छोटी सी एक रीज़न है, अक्सर कसूर डॉक्टर्स का इतना नहीं है, कसूर जो है हमारे लाइफ स्टाइल का है। उसकी वजह ये है कि आजकल जो फीमेल्स हैं, जैसे बच्चियाँ, प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मली बच्चियां हैं या फिर ज़्यादा एज की फ़ीमेल्स भी हैं, तो हमारे यहाँ एक्टिविटी नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ फ़ीमेल्स जो हैं बिल्कुल काम करना छोड़ देती हैं, एक्टिविटीज़ छोड़ देती हैं, इवन के एक्सरसाइज, वॉक। हाँ, वो ये कहती हैं हम काम करते हैं, खाना पका लिया, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो एक्सर्शन है। एक्सरसाइज कहते हैं प्लान्ड मूवमेंट होती है, वो प्लान्ड एक मूवमेंट होती है, यानी एक वॉक है प्रॉपर। तो होता क्या है कि जैसे पहले ज़माने में ऐसा होता था कि फ़ीमेल्स जो हैं बाकायदा पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, उससे उनके मसल्स जो हैं, जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में हमारी हेल्प करते हैं, वो मसल्स उनके स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। अब क्या होता है कि जैसे जो बड़े बड़े अच्छी जगह के हॉस्पिटल्स हैं, या आप देखें फॉरेन कंट्रीज़ में भी बिफोर डिलीवरी उसको कहते हैं प्री पार्टम एक्सरसाइजेज, और फिर
पोस्ट पार्टम यानी कि आफ्टर डिलीवरी भी जो है वो फिजियोथेरेपी भी कराई जाती है, उसमें एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं ताकि उनके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हों। और आपको पता है बाकायदा ये एक्सरसाइजेस होती हैं, किगल एक्सरसाइजेस हम उन्हें कहते हैं, हमारे इसमें जो हम कराते हैं किगल एक्सरसाइजेस में ये होता है कि पेशेंट्स को बाकायदा रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो ड्यूरिंग डिलीवरी जो फीमेल्स को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि उनके ऑटोमेटिकली हम मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बाकी तो अल्लाह पाक की मसलियत है कि जैसे भी डिलीवरी हो, अदरवाइज़ जो है जो कुछ हमारी प्लानिंग है, जो हमारी एक्सरसाइजेज है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं पेशेंट को कि उनकी डिलीवरी में जो ऑपरेशन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ होता क्या है कि अब बच्चियाँ क्या है शुरू से स्ट्रेस में आ जाती हैं, शुरू से स्ट्रेस में आ जाती हैं कि अब हमें पेन कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अब ये जो एपिड्यूरल का उनके जहन में कॉन्सेप्ट होता है तो वो ये कहती हैं हम सिंपली एपिड्यूरल लगवा लेंगे इंजेक्शन, यही होता है ना, एक्टिविटीज़ छोड़ देती हैं। अगर आप बाकायदा प्रॉपर अपनी वॉक अपनी एक्सरसाइज अपनी रखें, आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरीज़ की तरफ आएंगे। अब होता क्या है बिल्कुल एंड में जब बच्चियाँ पूरा 9 मंथ कुछ भी नहीं करती, उसके बाद जब एंड में आती हैं तो जब डिलीवरी का टाइम होता है तो उस वक्त डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेबी की भी जान बचानी है और मदर की भी, तो फिर उस वक्त इमरजेंसी में उनको जो मतलब सूट करता है फिर वो लोग ये करते हैं। तो बस यही रीज़न है कि, और फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल हो रहा है कि बच्चियों में बल्कि फ़ीमेल्स में जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ शुगर जो है उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा, गेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट है वेट गेन कर लेना, वेट गेन कर लेते हैं, वेट गेन की वजह से ही हमारा जो है इंसुलिन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है, और हमारी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है आजकल, क्योंकि लैक ऑफ एक्टिविटी है, वेट गेन कर लेना, इसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह से आपने कहा डायबिटिक शुगर का आपने जिक्र किया, और अगर ये वालदा में पाई जाए तो क्या इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है? देखिए इसके बारे में ये जो इसे गेस्टेशनल शुगर मेनली तो 3 टाइप की शुगर्स होती हैं, टाइप 1 टाइप 2 जो नॉर्मल लोगों में होती है, एक टाइप 1 जो बाय बर्थ होती है उसमें भी जेनेटिक हिस्ट्री होती है, मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है कॉज में। इसी तरह जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि बाद में होती है उसमें क्या है, उसमें भी फैमिली हिस्ट्री होती है। ये गेस्टेशनल में ये होता है हमारा एक प्लासेंटा जब बच्चे का होता है उसमें एक हार्मोन बनता है जो कि शुगर लेवल बढ़ाता है, ठीक है। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्लासेंटा बनता है जिससे बच्चा जो है वो अपनी खुराक लेता है, तो जब तो शुगर लेवल उस वक्त हमारा हाई होता है। तो अब जो लोग एक्टिविटी नहीं करते क्या करती हैं फीमेल्स, वेट गेन करती जाती हैं। जब वेट गेन होता है तो उनका शुगर लेवल हाई होता है, लेकिन जब डिलीवरी होती है तो बसा औकात ये होता है कि ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन बेबी के ऊपर जो मतलब इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस हैं, लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ कुछ अरसे के बाद उसमें उनके चांसेस होते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो उन्हें हो जाए। और इसके लिए हम लोग मतलब अपने पेशेंट्स को ये काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं, बल्कि ऐसी फीमेल्स को भी आफ्टर 5 to 10 ईयर्स जो है जब वो 45 क्रॉस करते हैं तो उसमें भी ये चांस होता है कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ उनमें डेवलप हो जाए। तो उसमें हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप अपना प्रॉपर जो है वो अपनी डाइट, अपना वेट, अपना प्रॉपर ब्लड प्रेशर और ये सारे ओबेसिटी, अपना लाइफ स्टाइल एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, और उन बच्चों को भी बहुत केयरफुल मतलब रखते हैं जिनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनको डायबिटीज़ थी उनकी मदर को, तो कोशिश यही होती है कि उनका फॉलो अप रखते हैं, उन बच्चों को बाकायदा प्रॉपर उनका लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, मतलब अब एक हमारे पास एक हिस्ट्री है ना कि आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और सवाल ये पूछना था यहाँ पे, क्योंकि ये एक ब्रेस्ट कैंसर का आपको पता है काफ़ी इजाफा हुआ जा रहा है, जी जी जी। ख़वातीन में काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो अगर किसी मदर को मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इस चीज़ में मुब्तला हों तो क्या वो अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं? क्या मतलब उन बच्चे को इससे कोई नुकसान तो नहीं पहुँच सकता? नहीं, इससे बच्चे के ऊपर कोई नुकसान नहीं पड़ता ब्रेस्ट में। जी ठीक है, जी। तो मतलब इससे कोई वो नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो नहीं, करा कोई सकते हैं। मसला नहीं होता, नहीं। ओके, तो ये क्यों पाया जा रहा है हमारे यहाँ देखिए ख़वातीन में? ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी जो है कई वजह हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो ये इसमें कुछ हमारा जो आरएनए है उसमें म्यूटेशनल चेंजेस होती हैं, कुछ हमारे इम्यून सिस्टम, एक्चुअली क्या इसको नॉर्मल आप कर समझे, इम्यून सिस्टम आजकल तो आप बहुत सुन रहे हैं ना, आजकल जी आम हाँ, पब्लिक बिल्कुल। को भी ये इम्यून सिस्टम नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में जो है ये ट्यूमर सेल्स या क्या जो कैंसर सेल आप आम ज़बान में
कह वो पैदा होते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उस इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से क्या होता है कि ये हमारे जो है ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमें ये कैंसर कॉज होता है। दूसरा इसमें जेनेटिक हिस्ट्री है, फिर दूसरा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ये हमारा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मतलब माँ से बेटी में भी हो सकता है और माँ से बेटे में भी हो सकता है। मेल्स में भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन लेस देन 1 to 3% होता है। अच्छा, जी। सही। जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि ख़वातीन काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमारे आजकल की जो सास है, वैसे तो सास को हमेशा बुरा ही कहा जाता है, लेकिन जो बहुत अच्छी सासें भी पाई जाती हैं तो वो चाहती हैं हमारी बहू आराम करे। तो ये जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना हमारे, वो ही आराम करवा रहे होते हैं कि नहीं आप आराम ना करें, चलें फिरें नहीं, कोई काम ना करें। तो अच्छा, ख़वातीन के लिए जो है वो मतलब इस दौरान क्या कौन कौन सी डाइट्स जो है वो बेहतर होती हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जी। देखिए कोई इसकी पर्टिकुलर, क्योंकि आपकी बॉडी में एक बेबी पूरा का पूरा एक लाइफ बन रही है, तो आप ये देखें आपने बैलेंस डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस डाइट आपने लेनी है, आपने न्यूट्रिशन, फुल न्यूट्रिशन, और क्योंकि इसमें बाकायदा प्रॉपर चेकअप होता है आफ्टर 3 मंथ जो है वो आपने देखा होगा, बाकायदा आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसमें आपका फिर बाकायदा फॉलोअप में आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें आपका हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट किया जाता है। अगर इन केस जो है अगर किसी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है या कोई और डेफिशिएंसीज हैं, तो उसके हिसाब से उनके डॉक्टर उन्हें गाइड करते हैं, उनको मेडिकेशन देते हैं, मेडिसिन होती हैं जो वाइटामिन होती हैं उनके साथ चलते हैं। लेकिन उसके अलावा डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हर डिजीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पानी बहुत पीना है, हाइड्रेटेड आपने अपनी बॉडी को रखना है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि आपने सीजनल फ्रूट्स आपने लेने हैं। थर्ड जो है वो आपने वेजिटेबल्स लेनी है, और आपने बहुत ज़्यादा फैट इंटेक और पेस्चराइज्ड और फ्रोज़न खाने जो है, और हाई शुगर और हाई सॉल्ट जो है वो आपने अवॉइड करना है। बस यही करें और एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, वेल वेंटिलेटेड रखें अपने घर को, ख़ुद भी आप फ्रेश एयर में वॉक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देखने में सादी हैं, कम खर्च हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं और बग़ैर किसी नुकसान के। ठीक है डॉक्टर साहिबा, अब मैं क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने ज़िक्र किया, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, इसी तरह हर घर की ख़वातीन जो हैं अपने बालों और अपने नाखूनों की वजह से बड़ा ही परेशान रहती हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी, अगर आपके बाल खुश्क जैसे गिर रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं और नेल्स जो आपके ख़राब हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है आप गर्म पानी में जो है अपने हाथ रखें, उसमें जैतून के तेल का जो है आपने कुछ ड्रॉप्स उसमें आप डाल दें और उसमें अपना हल्का हल्का सा मसाज करें, उसको जो है एब्जॉर्ब करें, ताकि जो और फिर ऊपर से गर्म जो है टॉवल को आपने जो अपने हाथों में रखना है, उससे आपके हाथ बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही खूबसूरत बन जाएंगे। इसी तरह जो है आप अपने क्योंकि सर्दियां हैं उसमें स्किन जो है काफ़ी हमारी ड्राई हो जाती है, हमारी जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, तो आप स्टीम जो है लें, स्टीम का जो है ख्याल रखें, क्योंकि सर्दियों में स्टीम लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपसे उससे आपकी जो स्किन के जो पोर्स हैं और जो है वो जो खुल जाते हैं, वो उससे बिल्कुल आपके बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि जब पोर्स खुल जाते हैं तो उसमें डर्ट वगैरह गंदी किस्म की जो चीज़ें आपकी स्किन में अंदर चली जाती हैं और उससे आपकी स्किन जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है और ब्लैक निशान आपके जो फेस पे आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल की जो लड़कियां उनमें जो उनकी जो फेस है, उनके फेस पे ना ब्लैक निशान और पिंपल्स, एक्नीस का जो है कि बहुत ज़्यादा जो है ये बे मसला बन चुका है, तो उसको किस तरह से अपने केयर कर सकते हैं? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। ये जितने भी हमारे स्किन में जो भी चेंजेस आती हैं वो इंटरनल और फिर ऊपर से सन का जो हमारा एक्सपोजर है, स्पेशली सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स इवन घर में भी होती हैं, तो घर में भी हमारी जो सन लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है, तो उससे भी हमारे स्किन पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कोशिश ये क्या करें, जब भी आप सुबह उठें, सोने के बाद जो है, सो के उठने के बाद जो है आपने अच्छी तरह से अपने फेस को वॉश किया, उसके बाद आपने सन ब्लॉक जो है, सन स्क्रीन जो है वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बजे से पहले पहले जितनी भी धूप है उसमें आपने सन स्क्रीन का इस्तेमाल 100% ज़रूर करना है। एक तो ये आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, दूसरा आप अपनी स्किन को क्लीन रखें, क्लिनजिंग जो है वो स्किन की बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि सारा दिन की हमारी मट्टी पोल्यूशन जो है वो हमारे स्किन के ऊपर जो है वो जम जाती है, और फिर हम इसी के साथ सो जाएं अगर, तो वो फिर हमारे स्किन के अंदर प्रॉब्लम पैदा करती है, क्योंकि हमारे स्किन की जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस लेयर है, ये हमारी मेलानिन जो हमारी कलर है हमारी स्किन का, मेलानिन जो है वो हमारी ये एपिडर्मिस में इसकी वजह से ही होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि हम पानी ज़्यादा नहीं पीते। अक्सर ये होता है हमको फिज़ी ड्रिंक्स की तरफ बहुत ज़्यादा है ना, हम लोग बच्चे आजकल के, आप ये देखें चिकना खाना, चिकनाहट का खाना, फैट और मतलब गुड फैट आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो इस तरह के फूड्स लेते हैं, ऑयली फूड्स लेते हैं, एसिडिक फूड ले रहे हैं, पेस्चराइज्ड फूड ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्किन की ग्रोथ में, हमारे स्किन की नॉरिशमेंट में फ़र्क डालती हैं। तो बस यही है कि आप अपनी स्किन को क्लीन रखें, हाइड्रेटेड रहें, और फ्रेश आप जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रूट्स से जो भी आपके स्किन पे जो है ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। ओमेगा बिल्कुल, 3 भी जैसे सर्दियाँ कीनू आ चुके हैं, ऑरेंज जो होते हैं उनको, उनका जूस निकाल के आप पिएँ तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं स्किन के लिए। बिल्कुल। विटामिन सी की मकदार जी, पाई जाती है बिल्कुल, उसमें। विटामिन सी जो सिट्रस जितने भी फ्रूट्स जी। हैं, एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं और फिर वो ग्रोथ भी, और क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में इतनी प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए हम जितना ज़्यादा जो है उसका इंटेक करें, या तो आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते तो सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी की रिक्वायरमेंट तकरीबन 70 ग्राम्स पर डे जो है वो हमारी फीमेल्स में और 90 के करीब मेल्स में होती है। तो ये हमें, आपको फ्रूट से अगर आप लेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे जिस तरह से मुझे पूछ रहे थे, क्योंकि कोरोना में जो है जैसे उसकी सेकंड वेव आ चुकी है, उसमें इजाफा हो गया है, कई पेशेंट्स जो है हमारे हलाक भी हो चुके हैं, कई पेशेंट्स जो है हमारे सेहतयाब भी हो चुके हैं, तो उसमें किस तरह से अपनी केयर की जा सकती है? देखिए, कोरोना का जो इतने अरसे से, तो अब असल में कोरोना में आप ये देखिए कितने अवेयरनेस सेशन है, और अवेयरनेस सेशन में मैं आप लोगों के तवज्जो से एक बात ये भी पहुंचा दूं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आप लोगों के पास, जिनके पास भी इंफॉर्मेशन आती है, तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये पैगाम पहुँचाएँ कि किस तरह हमें कोरोना से, क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक है, पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्टेड है, और हर आदमी, तो हमें इस वक्त हर आदमी ने अपना हिस्सा डालना है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो उसका काम है, वो अपने तौर पे कर रही है, हमारा काम है, और फिर हम सब लोगों का। हम इसमें ये इंतज़ार नहीं करें कि कोई बाहर से आएगा और हमें अवेयरनेस देगा, आप लोग देखें और सुने और अवेयरनेस जो है अपने लोगों को दें। इसमें ये है कि देखें, अब जो सेकंड वेव आई है, आपको जैसे पता है, सेकंड वेव में जो है अकॉर्डिंग टू अवर हेल्थ साइंसेज, वो उन्होंने बताया कि तकरीबन जो है वो 17 न्यू टाइप्स जो हैं ये आपके यूके में आ चुकी हैं। उसमें ये पहले साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, फिर ये इटली में आए, फिर ये ऑस्ट्रेलिया में, और अब ये यूके में। और उसमें से 5 जो उसमें से 7 जो टाइप्स हैं वो पाकिस्तान में भी नई जो आ गई हैं कोरोना की। तो उसमें से जो अब ये बताते हैं कि इसमें जो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस के जो इसमें से 5 टाइप्स हैं वो डायरेक्टली हमारे प्रोटीन मैकेनिज़्म के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। प्रोटीन मैकेनिज़्म होता है कि जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, हमारा पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो प्रोटीन के ऊपर ही बेस्ड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा डिफेंसिव सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी में जो भी कोई इन्फेक्शन होता है हमें उस चीज़ों से बचाता है। तो होता ये है कि अब जो नई टाइप है इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो 50% जो है वो उस पुराने वाले कोविड-19 वाले से ज़्यादा है 2 का। तो इसमें, और ये जो अभी इस पे काम हो रहा है, रिसर्चेस हो रही हैं, अभी इसकी आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर क्लियर होती जाएगी, और उसमें ये बता रहे हैं कि ये ज़्यादा इफेक्ट जो है इसका बच्चों पे और नौजवान नस्ल पे जो है वो ज़्यादा है। तो और जो हमारे जो 60 से अबव लोग हैं उन पे भी काफ़ी अटैक कर रहा जी, है, वो क्योंकि उन पे उनका वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वीक होता है इसलिए। बिल्कुल, वो तो पहले वाले कोविड-19 की बात करते हैं। अब ये जो 2 आया नया वेरिएंट, उसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई कि इसमें जो नया उसने म्यूटेशन, उसने अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए हैं, जी, उसकी वजह से जो है अब इसका इफेक्ट ये है कि ये फैलता बहुत तेज़ी से है। अब इसमें ये है कि हमें जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी हो, टाइप 1 है या टाइप 2 है, उसमें सब में ये है कि आपने अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि SOPs, अब क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेवल में चले जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ हमारे शुरू हो जाएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है अपना इम्यून सिस्टम जो है वो, क्योंकि हम पाकिस्तान में स्पेशली जो है विटामिन D जो है लोगों का बहुत कम होता है, तो आप लोग सब जो है अपना
विटामिन डी लेवल अपना मेंटेन करें। अगर आपका विटामिन डी 10 से कम है तो इट मीन्स कि आप डेफिशिएंसी की तरफ हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक तो अगर वो सप्लीमेंट दें, दूसरा ये है कि आप अपना सन एक्सपोजर लें, जिससे आपका D3 जो है वो आपका बूस्ट होगा। और स्पेशली जो है D3 के लिए ये है कि आपने डायरेक्टली जो है मिड ऑफ द डे यानी 11 से 1 बजे के दरमियान जो है सन की जो ये लाइट अल्ट्रा वायलेट बी रेज जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो आपने अपनी स्किन को जो है वो आपने फेस से डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं लेना। आप ऐसे उल्टा लेट जाएं या अपने हाफ आस्तीनों के पहन के, तो स्किन जितना ब्रॉड एरिया स्किन का जो है वो उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज पेनिट्रेट करेंगी, तो वो हमारा जो स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट की, कोलेस्ट्रॉल लेयर, ये उस लेयर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और उसके साथ हमारे लीवर में केमिकल एक्शन होता है और एक्टिव फॉर्म ऑफ D3 प्रोड्यूस होती है हमारी। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सनलाइट लें, उससे एक्सपोजर। और दूसरा हमें स्ट्रेस लेवल जो है वो अपना कम करना होता है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा तो कॉर्टिसोल, ये डिटेल है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो एब्जॉर्प्शन समझे D3 की कम हो जाएगी। तो आपने अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करना है, ज़्यादा स्ट्रेस होगा आपका D3 एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो तो सनलाइट में जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन के जो उन्हें के फ़िक्र रहती है। तो ये आप लोग जो है अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि अगर आपने हेल्दी रहना, फिट रहना है, तो इन चीज़ों को तो आपने करना ही होगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि कोरोना में जो अब इजाफा हुआ जाता है, उसकी जो सेकंड वेव आई है, उससे बच्चे और जो कम उम्र जो हमारे नौजवान हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रहा है। मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप किसी मार्ट चले जाए, यहाँ पे किसी शॉपिंग मॉल या कहीं भी बाज़ार में आप चले जाए, वहाँ पे जो मास्क जो बॉक्स में जो दिए जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वो मास्क आप लोग बिल्कुल भी ना लें। आप लोग एक नया बॉक्स लेके अपने गाड़ी में रखें या अपने पास रखें, आप बिल्कुल न्यू मास्क वो परचेज़ करें। क्योंकि मैंने खुद देखा वो वहाँ पे जो छोटे बच्चे थे मार्ट के बाहर, वो उन्होंने यूज़ मास्क, उन्होंने एक मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसमें कलर्स थे, और वो उन्होंने कहा कि आप 20 रुपये का एक मास्क ले लें। तो जब मैंने लिया तो मैंने जैसे उसको देखा वो यूज़ मास्क था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। मैंने कहा आप ये पूरा बॉक्स मुझे दो। मैंने उससे फिर नया बॉक्स लेकर दिया। मैंने कहा अगर आपने बेचना ही है तो आप इसमें से बेचो। वो मैंने उससे डब्बा वापस पूरा ले लिया और मैंने फिर उसको अपने सामने मैंने कहा कि आप इसे वेस्ट करें। तो आप लोग वहाँ से ना लें, आप लोग किसी भी फार्मेसी से आपको ईजिली वहाँ पर प्रोवाइड है, वो कहीं भी आपको मिल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। आप लोग वहाँ से लेके पूरा बॉक्स ही अपने पास रखें। तो खैर उसके प्राइस भी कम हो चुके हैं, आप लोग लेके अपने पास रखें, वो ही यूज़ करें, क्योंकि आप खुद मुतमईन होंगे कि आपने अपने ही बॉक्स में से नया मास्क निकाल के खुद अपने ही चेहरे पे लगाया, किसी और का मास्क नहीं यूज़ किया। तो मैं अपने आवाम से आज वो गुजारिश करूँगी, जो मेरे नाजरीन हैं, मैं उनसे यही चाहूँगी कि आप लोग जो है नया बॉक्स लेके आप उसमें से मास्क निकाल के यूज़ करें। जो बच्चे दे रहे होते हैं उनसे आप बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, क्योंकि इससे भी कोरोना फैलने का जो है खदशा हो सकता है। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। और मैं डॉक्टर साहब आपको मैं कहूँगी कि जिस तरह से आपने आज बात की, बहुत ही अच्छी बात है आपने कि हमने जो है प्रेगनेंसी के हवाले से बात की, हमने स्किन और हेयर्स के हवाले से बात की, कोरोना के भी हवाले से बात की। मैं चाहूँगी आप जाते तो कोई मैसेज देना चाहेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, पहले तो आप आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एक, कि आप लोग जितनी भी सारी चीज़ें सुन रहे हैं, सब अवेयरनेस सेशन अटेंड कर रहे हैं। आप लोगों को ये कहना है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप लोगों ने बस ये है कि देखें, अभी हमारे कंट्री में भी गवर्नमेंट बहुत हाई लेवल पे कोशिशें हो रही हैं और वैक्सीनेशन की क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं। तकरीबन 18,000 डोजेज़ जो हैं वो पहले 10,000 थे, फिर लोगों ने एज अ वॉलंटियर बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया और अब तकरीबन 15,000 से ज़्यादा लोगों को क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ने चाहा तो अब हम इस पेंडेमिक से निकल जाएंगे। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अगर आपको कोरोना की वजह से कोई बहाना बना के, जो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं या फिर जॉइंट पेन के पेशेंट्स हैं, आपने अपनी एक्टिविटी, अपनी एक्सरसाइज और अपनी वॉक को ख़त्म नहीं करना। उससे ये होगा कि दवाओं के बावजूद भी जो है वो आपकी कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी हेल्थ का, अपनी वॉक और एक्सरसाइज का प्रॉपर ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर शबाना हमारे साथ थी। अब हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम नए मेहमान के साथ आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हम अब ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। मेरे साथ आज मौजूद है, जैसे कि आपने उन्हें कई जो है
टीवी शोज़ में देखा होगा। एक इनकी ख़ुद का भी प्रोग्राम आता था, ख्वाजा नवीद की अदालत। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा नवीद साहब की, जो कि बैरिस्टर भी है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर अमीर, जो कि आज अपना टैलेंट दिखाएंगे। सिंगर है, अपना टैलेंट दिखाएंगे, गिटारिस्ट भी है। हमारे शो में चार चांद लगाने वाले, क्या मैं आप लोगों को खुशामदीद करूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। तैमूर और ख्वाजा साहब, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। तैमूर, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। कब से इस फील्ड में, कब क्या क्या सोच के आप आए इतनी कम उम्री में? कोई पिछले 10 से 12 साल हो गए मुझे गिटार प्ले कर रहा हूँ। साथ साथ मैं पिछले 6-7 साल से कुछ म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ भी रहा हूँ। ऐसे ही घर में होम स्टूडियो मैंने एक बनाया हुआ है, हाँ हाँ। और उसी में मैं अपने जो भी अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ, खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ। बाकी मैं फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट भी हूँ, और अपनी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी बनाता रहता हूँ। ओके। और काफ़ी मेरा टोटल मतलब इसी तरफ फोकस रहा है बचपन से, तो यही कर रहा हूँ मैं, तो इसी वजह से स्टडीज़ भी मेरी यही है। तैमूर, आपको नहीं लगता कि हमारी जो अभी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री जो है, वो काफ़ी नुकसान फेस कर रही है आजकल? और बिल्कुल कोरोना की बिल्कुल। वजह से ख्वाजा साहब आपसे भी यही सवाल है। कोरोना की वजह से वाकई एक बहुत बुरी सिचुएशन है, ख़ास तौर पे म्यूजिशियंस के लिए। और जिनका मतलब लाइव शो से ही चलता था, उन लोगों का बहुत बुरा। मुश्किल हो चुका है अब गुजारा करना। अब जो लोग ऑनलाइन तो हैं, कर रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जो थे बिल्कुल लाइव वाले, उन लोग का नहीं रहा सीन, बहुत बिल ऑफ सीन है। ये तो है। खैर, ख्वाजा साहब, आप क्या कहेंगे हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए? देखिए जी, ये कोरोना की वजह से तो पूरी दुनिया की जो मईशत है उस पर पूरे असरात और बुरे असरात हुए हैं। दुकानें बंद हो गई, बाज़ारें बंद हो गई। जब आउटलेट्स ही नहीं होती तो फिर प्रोडक्शन भी रुक जाती है। सिर्फ मेरे ख्याल में कि मास्क बेचने वालों का कारोबार चला है, बाकी तो हर आदमी जो है और वो सैनिटाइजर्स जो है, और वो उनका वो सही काम है, ग्लव्स और दी कई दबा काम के सर। मास्क बेच रहे हैं, नोट बना रहे हैं। सही बात है। ये तो हमारे नया टैलेंट नज़र नहीं आ रहा अब। हैं? नया टैलेंट हमारा नहीं नज़र आ रहा नया टैलेंट नहीं, माशाल्लाह हम बड़े टैलेंटेड लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। है तो, लेकिन इस हाँ, तरह से हम अब आगे नहीं उनको किया जा रहा। क्यों, क्या वजह है ऐसी? देखिए, एक आदमी के अंदर खुद भी करंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मीडिया वाले या कोई लोग या शोबिज़ वाले आपको प्रमोट करें। मुझे याद है आज से 30-40 साल पहले ये जो था ईसा खेलवी, तो कोई टीवी वगैरह वाला इसको बुलाता ही नहीं था। तो पहले ट्रक ड्राइवरों ने और उन्होंने इसकी केस्टें लगानी शुरू की, जो मियाँ वाली के थे, और वो इतनी पॉपुलर हुई कि पता नहीं कोई ट्रक ही ऐसा नहीं था जिसमें ईसा खेलवी की नाव। आखिर मजबूर होके पीटीवी होता था उस ज़माने में, और वहाँ बड़ी मोनोपलियाँ थी, बड़ी सियासत थी, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। लेकिन वो इतने मजबूर हो गए कि वो बंदा इतना पॉपुलर हो गया कि उन्होंने खुद उसको बुलाया, चाहे बेदिली से बुलाया हो। और आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे ने अपना इतना बड़ा मुकाम बना लिया कि फिर इमरान खान भी उसको साथ लेके जलसों में वो बिल्कुल सही गाता था बात कि है। आएगा इमरान खान ते बने दी सारी दुनिया दी अब तो जान, इनके गाने के बगैर जलसे ही नहीं होते। ठीक है ना। तो लोग टैलेंट, इसी तरह ये जो इब्रार आया था, अबरारुल हक। इब्रारुल हक, वो भी एक, खैर वो पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसने भी जो है खुद ब्रेक थ्रू किया। उसने वो कौन सा अपना कोई गाना गया था, बड़ा मशहूर था उसका, टिकट कटाओ लाइन बनाओ। हाँ भाई। तो वो ऐसे वायरल हो गया था वो गाना कि बस कोई नहीं, जो नहीं भी जानता था इब्रार को, तो वो भी पहचान गया उसको। बिल्कुल, सब अपने टिकट कटा के लाइन और बनाने हम लगे। जैसे लोगों ने भी जाके वो गाना सुना और देखा। अच्छा। तो तैमूर, बात यह है कि टैलेंट हो ना तो खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, बिल्कुल ये बात तो है। तैमूर, आप कोई किसी को ला नहीं सकता। देखिए, जिसमें दम नहीं होता ना, अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे को प्रमोट करने की कितनी कोशिश की है, बड़ा माल खर्चा है, उसने 10 फिल्में बना दी, कास्ट भी करवाया, मगर वो बच्चा जो है अमिताभ बच्चन नहीं बन सका। हकीकत है। वो, और अमिताभ बच्चन गरीब आदमी का बच्चा था, खुद अमिताभ बच्चन बन गया। तो जैसे दिलीप कुमार था तो क्या था, उसका भी कोई पेशावर से गया था, दिलीप कुमार बन गया। ठीक है, कोई आपकी मदद करता है, हाथ पकड़ता है, वो भी अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह उस बंदे के दिल में डाल देता है कि तुमने इस बंदे को प्रमोट करना है, लेकिन बंदा जो है उसको सब कुछ खुद करना पड़ता है। सही ये बात समझे कि कोई फीडर बना के आपके मुंह में डाले, वो सिर्फ आपकी माँ ही डालेगी। बिल्कुल ये बात है।
ये तो है। तैमूर, आगे क्या प्लान्स है? अब क्योंकि आपको पता है, जिस तरह से आपने कहा कि कोरोना की वजह से हम सिंगर्स जो है, गिटार्स जो उनको जो है, एक क्योंकि कॉन्सर्ट्स वगैरह में आप लोग जाते, तब आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो बिल्कुल चीज़ें तब इसी बिल्कुल ही बंद कर दी गई हैं, गैदरिंग्स वगैरह करना। तो अब आगे आप किस तरह से आप लोग चलेंगे, हम किस लोग तरह इस से? तरीके से अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, अब मैं एक फ़िल्म मेकिंग का स्टूडेंट भी हूँ, तो अब ज़ाहिर सी बात है फ़िल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है साउंड म्यूज़िक। तो मैं अपना म्यूज़िक अपनी ही फ़िल्म्स वगैरह में उसमें यूज़ करता हूँ। तो बेटा उसके मैं लिए मैं आपको अपना मशवरा दूं पूरा काम। आजकल, सॉरी आपकी बात मैंने बिल्कुल काटी बिल्कुल है, बिल्कुल कुछ मुझे अचानक एकदम आपकी नहीं बात से ख्याल आया कि आपका आजकल के दिनों में, चूंकि आप फिल्म मेकिंग भी खुद कर रहे हैं, जी तो आप अगर थोड़ी शायरी या किसी अच्छे शायर से लिखवा के बिल्कुल तो कोरोना के ऊपर छोटे छोटे गाने बनाएं। और चूंकि वाह। आजकल कोरोना का मौसम है, तो आपका गाना जैसे ही व्हाट्सएप पे आएगा, सारे लोग एक दूसरे को भेजना शुरू कर देंगे। जैसे वो किसी बंदे ने इंडिया में शायद किसी ने किया ना, उसने बनाया पुराने गाने के, एक मुद्दत से कोई मेरे घर में ना आया ना गया। अच्छा। हाँ, तो इतना पॉपुलर है वो, मुझे अमेरिका से लोग भेजते हैं। अच्छा। इंडियन गाने के ऊपर किसी बंदे ने बना दिया है। सही, हमारे पाकिस्तान में खैर टैलेंट की तो कोई फासला कमी नहीं पता है, नहीं बिल्कुल दोनों सही। में मिटाया ना गया, एक मुद्दत से कोई मेरे घर में आया ना गया, तो कोरोना पे बनाया है। तो आप छोटे छोटे गाने, लंबा तो देखिए आजकल किसी के पास टाइम है ही नहीं, तो 3 शेरों का बस गाना बना दो जो थोड़ा मज़ाहिया भी हो, और उससे आपकी गुलकारी चमक जाएगी। गुलकारी के साथ साथ एक जो मैसेज आप देना चाहते हैं हमारी जो नई नस्ल है, हमारी आवाम को, तो वो भी आप उन तक पहुंच जाएगा। नैबूर, आप अपनी बात जो है कंटिन्यू करें, आप कह रहे थे, फिर हमारी मैं सॉरी, आपसे वो मैंने कहूँगी। काट दी थी कोई आपको मसला मशवरा, नहीं है, मैंने कोई इसलिए मसला फौरन कर दिया था कि फिर मुझे नहीं भूल नहीं, मैं भी जाएगा। आपकी बात सुनने लग गया था। हाँ नहीं, मैं इसलिए कि मैं भूल खैर, जाऊंगा, मैंने इसलिए बीच तो में कह दिया। मैं यही कह रहा था कि अपनी जो हम लोग अभी अपनी प्रोडक्शंस कर रहे हैं, मेरा इन फ्यूचर यही मूड है कि मेरी एक अपनी प्रोडक्शन हाउस हो इंशाल्लाह। जिसमें मैं ऑडियो और वीडियो दोनों खुद प्रोड्यूस करूं। सही। सही है, और डायरेक्शन भी मेरी खुद की हो, और मतलब मेरा अपना एक विजन है इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा। तो बस बचपन से है वो, अब उसमें लगा हूँ, अब देखते हैं। चलो, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करें। आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? आज मैंने अभी एक रिसेंटली एक वर्जन किया है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के एक गाने का। वाह। काफ़ी पुराना एक गाना है उनका, तो उसका मैंने एक थोड़ा सा अपने स्टाइल में एक रॉक वर्जन बनाया था। अभी मैं उसका आप लोगों को एक अकूस्टिक वर्जन सुनाऊंगा। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप सुनाएं। वेलकम जी, वेलकम। फिरते दर पर कभी इस नगर कभी उस नगर, एक दूसरे के हम सफर, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी। वो महावश वो माहिरू, वो माहे कामिल हूँ बहू, थी जिसकी बातें खूबहू, थी जिसकी बातें खूबहू, उससे अजब थी गुफ्तगू, उससे अजब थी गुफ्तगू, फिर यूं हुआ वो खो गई और मुझको जिद्दी हो गई, लाएंगे उसको ढूंढ कर, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी।
गया, अश्कों का दरिया बह गया, जब कह के वो दिल भर गया, तेरे लिए मैं मर गया, रोते हैं उसको रात भर, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी। बहुत बहुत प्यारा गाया है। मैं चाहूँगी तैमूर आप ख्वाजा साहब की भी कोई पसंद का आज गाना गाएं। ख्वाजा साहब आप बताएं आप कौन सा गाना पसंद करते हैं ताकि हम तैमूर जिस से पे सुने। आपने प्रैक्टिस की है वही सुना दें। वैसे मैं तो मुझे वो अच्छा लगता है गाना जो है ना, खैर एक तो वो भी है जो अभी मैंने आपने जिक्र किया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता जी, है बिल्कुल, कि ये गाना तो जैसे चले शायर लुधियानवी इसी का। को थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा गुनगुना लें। इंडियन के अलावा अगर हम कोई पाकिस्तानी को कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा शायर है। लुधियानवी है, ये इंडिया इसका क्या कहाँ से आ गया? ये मैं वैसे भी आतिफ असलम वाला वर्जन करूँ। हाँ बिल्कुल आप आतिफ असलम आतिफ वाला असलम। मैं है। एक्चुअली आतिफ असलम का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा तो मैं चाहूँगी आज हमें आतिफ असलम के भी अच्छे अच्छे गाने सुनाए। इंशाल्लाह। जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल बस जी एफर्ट करते रहें, आपका रोशन है मुस्तकबिल, अल्लाह ताला करेगा, आप दुआ है। बहुत तरक्की करेंगे और हमारी दुआ भी आपके साथ है, और सुबह सुबह की दुआ तो लगती भी है। बिल्कुल सही बात है। मैं चाहूँगी तैमूर आप मुझे आतिफ असलम का कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। आतिफ असलम का मेरा फेवरेट गाना, उसका सबसे पहला गाना कौन सा? आदत मेरा आदत। सबसे फेवरेट गाना है। वाह। मुझको आदत सी हो गई। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में,
तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। वो चाहत ऐसी है ये बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी हैं तेरी दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम नम बन जाए। हे ओ, ये जो यादें सभी बातें हैं, ज़बरदस्त तैमूर, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा गाया। वेरी गुड तैमूर, आप में टैलेंट है, आप इसको कंटिन्यू करें, बिल्कुल, थोड़ा इसको लर्न बिल्कुल करें और तैमूर। इंशाल्लाह यू हैव ब्राइट आगे करियर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हम हाँ वही मैंने बिल्कुल देखा है, बिल्कुल बिल्कुल मैं जो है हर काम ब्रेक सीखने लूंगी। से ही आता है बेटा, कोई पैदा नहीं होता। बिल्कुल हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मैं तैमूर से रिक्वेस्ट करूंगी, तैमूर अब आपने मेरे लिए गाना गाना है। अब पहले ख्वाजा साहब के लिए गाना था, उसके बाद आपने मेरे लिए गाना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ आपके लिए तो रहिएगा। वही ठीक था ना, तो क्या वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। मैं ख्वाजा साहब आज आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ जो टैलेंट है उसकी कदर क्यों नहीं की जाती? जिस तरह से आप देखें तैमूर ने कितना प्यारा गाना गाया, कितने प्यारे गिटारिस्ट हैं। इनको तो ऐसे हमारी जो यूथ है जो आगे बढ़ना चाहती है उनको तो मौका देना चाहिए, बल्कि आगे जो हमारे जो बड़े सिंगर्स हैं जो गिटारिस्ट हैं उनको तो चाहिए कि उनको अपने साथ रखें, इनको उनकी हौसला अफजाई करें, उनको बुलाएं। इस तरह से नहीं क्यों नहीं नहीं किया करते जाता? लोग, वो कहते हैं जी ये कंपटीशन में आ जाएगा, साल बाद तैयार होकर सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों का थैंकफुल हूँ कि आपने इस बच्चे को मौका दिया है, नहीं बिल्कुल और ज़ाहिर है, जो और टैलेंट है। चैनल वालों को भी अगर अच्छा लग रहा है तो मैं कहूँगा कि वो भी इसको मौका दें, ताकि इसी तरह फिर लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल किसी को इनकरेज करना चाहिए। सही बात है। हाँ मेरे ख्याल से जो इनके सीनियर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे उनको समझता हो कि हमारे स्पेस ना ये ले जाए, यही ना। हमारी वैल्यू कम ना हो जाए। तैमूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे लिए कोई गाना सुनाएं आज। ये मैं आपके लिए और आपका जो शो है बाखबर पाकिस्तान, ये जितने लोग देखते बाखबर हैं, कराची, बाखबर कराची। सॉरी बाखबर कराची, जी। जितने भी लोग देखते हैं सबके लिए थैंक यू थैंक यू। हम K21 है ना, कराची है। जी भीगी भीगी यादें, ना मैं जाना ना तू जाने, कैसा है ये आलम कोई ना जाने, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, खो गए हम, वो
अपना हो या पराया हो, उसे ढूंढूं मैं कहाँ, तो क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, खो गए हम वो, थैंक यू बहुत अच्छा बेटा। बहुत प्यारा गाया। मुझे आपकी गिटार गिटार बजाने का अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारा गिटार बजाते हैं वैसे आप। मैंने गिटार बजाना ही स्टार्ट किया था, गाता मैं नहीं था। अच्छा बस बजाते बजाते मैं बस गा लेता हूँ। अच्छा बजाते बजाते गा सिंगर बनी वैसे है। मैं इतना कोई खास सिंगर नहीं। अच्छा मतलब वॉशरूम सिंगर टाइप थे आप पहले, वॉशरूम में गुनगुनाया करते थे। अब मुझे यही होता है जो हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनसे उनकी पिछली स्टोरी सुन लो तो बोलते हम बाथरूम में बैठे बैठे गाने गुनगुना दिया करते थे, लेकिन फिर अब वो माशाल्लाह अब पूरे पूरे कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं। यही होता है, शुरुआत होती है, फिर आप एक माशाल्लाह स्टार बन जाते हैं। थैंक यू सो मच तैमूर, आप आए, आपने बहुत ही प्यारे प्यारे से हमें Thank you गाने so much, सुनाए, आपने गिटार invite किया। सुनाए आपने। ख्वाजा साहब मैं आपकी भी बहुत आपका शुक्रिया शुक्रिया अदा जी, करूंगी thank you। आप आए। बहुत और शुक्रिया जो आपने है invite किया। आपसे तो अगर मैं गुफ्तगू सिलसिला जारी रखूंगी। और जो है तैमूर थैंक यू सो मच। आप जाते जाते कोई हमारी यूथ को पैगाम देना चाहते हैं? बस यही है कि जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, Very good। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक नए मेहमान के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया कि अब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे नए मेहमान। सर हम शो में हैं, आप कॉल पे लाइन डिस्कनेक्ट कर दें। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो गेस्ट है राशिद साहब और ख्वाजा साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ख्वाजा साहब हमारे साथ ही, हम इसको उनको अपने साथ ही रखेंगे। अभी हम नए जो गेस्ट हैं उन्होंने जो हमें ज्वाइन किया है राशिद सरदार साहब, जो कि हमारे पहले भी शो में आ चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं। उनकी आज से रिक्वेस्ट थी कि उन्हें ख्वाजा नवीस साहब के साथ बिठाया जाए। उनके मसला है माही गिरोह के हवाले से। वो चाहते हैं कि इस मसले के हवाले से वो हमारे प्लेटफॉर्म से जो है अपनी आवाज़ जो है उठाएँ और ख्वाजा नवीद साहब जो है उनके साथ जो है ना इस टॉपिक पे बात करें। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले K21 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों ने मौका दिया कि ख्वाजा नवीस साहब के साथ इन्हीं के बिठाया, और ये रिक्वेस्ट थी सर मेरी कि ख्वाजा साहब आए तो इन्हीं के मुझे लाजमी तौर पर एक मौका दीजिएगा, ताकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ माही गिरोह के मसले मसाइल बयान कर सकूँ। असल में सर मेरा बेसिकली ताल्लुक़ है बंगाली बिरादरी से। अच्छा। हमारे आबा व अजदाद जो पाकिस्तान में माइग्रेट किए थे 1948 में। अच्छा। तो उस वक्त यानी कि बदीन के इलाका गुलारची से पीछे से ताल्लुक़ है सर हमारा। अच्छा अच्छा जी। तो अब यह है कि मेरी रिहाइश जो है मच्छर कॉलोनी, मोमदी कॉलोनी, माड़ीपुर रोड पे आता है, फिशरी के साथ वाला इलाका है। जी जी। तो वहाँ पर तकरीबन 90% लोग जो है माई की शोबा से वाबस्ता है, फिशिंग करते हैं, फिशरी में जाते हैं। तो फ़िशिंग में तो वो चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त आ रहा है वो शनाख्ती कार्ड का। अच्छा। तो माहीगिरों के पास टोटल होते हैं 2 महीने वो ऊपर के काम निपटाने के लिए, 10 महीने वो समंदर में रहते हैं। अच्छा। तो उन्हीं दौरान ये है कि 2 महीने के अंदर उनको शनाख्ती कार्ड प्रोसेस करना होता है। किसी ने अगर रिन्यूअल करवाना हो शनाख्ती कार्ड को, रिन्यूअल भी उसी मंथ में करवाना होगा। इसके अलावा उनके पास कोई टाइम नहीं होता। अगर उनके पास शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है तो वो समंदर में माहीगिरी के लिए जा सकते हैं, फ़िशिंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उस कार्ड में डेट एक्सपायर है या कार्ड अगर ब्लॉक है उस सूरत में वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारी जो बरादरी है वो बंगाली बरादरी है। अगर वो नादरा के ऑफिस में चले भी जाते हैं, अगर उन्होंने बोला हम बंगाली से मुराद आप क्या कहते हैं, मतलब आप बंगाली स्पीकिंग हैं? बंगाली स्पीकिंग पाकिस्तानी। हाँ, हम लेकिन आप आबाद थे इसमें कहाँ बताया आपने? बदीन? हमारे आबाई इलाका जो है इस वक्त हम बदीन है गुलारची में। गुलारची ना? जी, हाँ, जी। तो सिंध में आता है ना हमारा। जी, तो भी बेसिकली तो अब आप सिंधी हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। अच्छा, और बोलते भी सिंधी हैं आप?
नहीं, वैसे तो उर्दू बोलते हैं, सिंधी समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि गुलारची के लोग वहाँ पर ज़्यादातर यानी कि हम बंगाली ही बोलते हैं, आपस में बंगाली बोलते हैं। आपस में बंगाली बोलते हैं। और अगर लहजा देखेंगे तो सिंधियों वाला ही लहजा होगा, क्योंकि हम पले बड़े कराची में हैं, तो इसलिए उर्दू ठीक ही है, बोलते वो हैं। उर्दू बोलते हैं। ठीक है ठीक है। तो ये बड़ा आपका जी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और इस फोरम से मैं आपकी ये जो रिक्वेस्ट है, मैं डायरेक्टर जनरल जो नादरा के हमारे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि वो अपना एक कोई डायरेक्टिव जो है अपने स्टाफ के लिए, ख़ास तौर पे कराची में, और ख़ास तौर पे ये जो इस इलाके के ऑफिस को जो ऑफिस कवर करता है, फिशरीज़ का इलाका है, इन्होंने बताया मच्छर कॉलोनी है, मारीपुर रोड है, और क्या बताया आपने? मोहम्मदी कॉलोनी है मोहम्मदी कॉलोनी। इस इलाके का जो नादरा का दफ्तर है, उनको अगर हिदायत जारी कर दें कि इनको जो है 48 घंटे या 72 घंटे में इनके कार्ड का जो भी प्रोसेस रिन्यूअल का है या उसमें कुछ है करके दे दिया करें, ताकि ये लोग अपने रोज़गार से चले जाएं। इन्होंने बताया कि सिर्फ 2 महीने ये खुशकी पे होते हैं और 10 महीने समंदर में होते हैं। तो एटलीस्ट मतलब 2 नहीं तो 1 महीने में 15 दिन में इनका कार्ड प्रोसेस हो जाए, वरना वो बता रहे हैं कि कार्ड के बगैर समंदर के अंदर जाने नहीं देते और फिर ये 10 महीने बेरोज़गार हो जाएंगे। तो मेरी नादरा के डायरेक्टर जनरल और जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनसे दरख्वास्त है, और वजारत दाखिला में भी शेख रशीद साहब हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वो तो खैर हमारे आदमी हैं, अवामी आदमी हैं। तो शेख साहब ये अगर आप सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके ये जो हमारे माही गीर हैं कराची के, तो इनके शनाख्ती कार्ड जो है ये 10 दिन या 15 दिन के अंदर पूरे प्रोसेस कर दिए जाएँ, ठीक है, ताकि ये जब खुशकी पे होते हैं तो अपना कार्ड बनवा के दोबारा रोज़गार पे चढ़ जाएं। शुक्रिया शेख साहब, ये मुझे उम्मीद है कि आप ये काम आप तो करते हैं, गरीबों के काम हैं ही, आप अवामी आदमी, अवाम के आप अब तो होम मिनिस्टर हो गए हैं। बड़ी बात है, मुबारक हो सर। मैं राशि एक सवाल ये भी ये मत है, जिस तरह से आप ये देखें कि ख्वाजा साहब आपसे ही है कि ये देखें अगर ये बंगालीज ना हो ना, तो ये हमारे जो कराची तक जो फिशेस और जो हम चीज़ें जो खा रहे होते हैं, सी फूड्स वगैरह, तो वो हम तक ना पहुंच पाए। इनका एक बहुत अहम किरदार है, जब इनको इनके हुकूक हाँ, से एक महरूम दफ़ा रखा मैंने इनके जाएगा। केस किए थे। ये FIA वाले क्या करते थे, वो वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, उनके जो सिपाही, और ख़ास तौर पे ये कराची पुलिस के जो CIA वाले हैं, जी तो वो फिशरीज़ के वहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से जो बंदे बेचारे काम करके निकलते थे, तो छापे मार के, और ख़ास तौर पे पहली तारीखों में जब उनको तनख्वाह मिलती है, तो ये जाके उनको छापे मारते थे और पकड़ के ले जाते थे अपने थानों में, और वहाँ कि जी आप इलीगल पाकिस्तानी हैं, और जो बेचारों की तनख्वाह होती थी वो छीन लेते थे और उनके ऊपर कोई ना कोई केस बना देते थे। नहीं, ये तो और जुल्म वो ज़्यादती बेचारे है, ये नहीं बड़ी करनी ज्यादती चाहिए। थी, लेकिन अल्लाह से भी नहीं डरते ये लोग, पता नहीं क्या बात है, कहाँ की मखलूक है ये। और उनके अफसरों को भी ये सब पता है, लेकिन क्यों उनको नहीं रोकते? अगर हमें पता है तो उनको क्यों नहीं पता कि ये लोग वहाँ जाके नाका लगाते हैं और यहाँ से 40-50 बंदे पकड़ लाते हैं और सारी उनकी तनख्वाह लूट लेते हैं। तो अब खैर शेख रशीद आ गए हैं होम मिनिस्टर, तो मैं समझता हूँ कि ये बात उन तक पहुँच जाएगी। बिल्कुल, और इमरान खास खान तौर साहब पे ने कहेंगे खुद ये जो भी आदमी PTI बंगाली जब को पकड़ के लाए, गवर्नमेंट आने वाली सबसे थी तब पहले उसको अंदर कर दें, उन्होंने क्योंकि आप कहा था समझ रहे हैं बंगालीज के लिए कि आप उनके समझ रहे हैं कि उसने इसकी तनख्वाह छीनी है, और ये पहली तारीखों के दौरान जो भी आपका FIA का या इमिग्रेशन का बंदा बंगाली को पकड़ के लाए, चाहिए कि सबसे पहले उसको इंटेरोगेट करें और उसकी तलाशी लें कि ये तनख्वाह इसकी वापस करो। ये बिल्कुल। मुझे सारे बेचारे आके कहते हैं, हम तो बतौर वकील वहाँ दरखास्तें लगाते रहते हैं, आपके जजों पास को इस तरह भी के कहते केसेस हैं। आते ही रहते होंगे। हाँ, वो तो हैं बेचारे। मैं इसलिए ये चूँकि आज ये बैठे हैं तो मुझे ख्याल आ गया कि मैं इनकी जो दरख्वास्त है वो हुक्काम बाला तक पहुँचा दूँ, और आपके तवस्सुत से ये पहुँचा रहा हूँ। सर, वो आपकी आवाज़ यानी कि बड़ी काम आई और किसी नतीजे तक पहुंचे, इसीलिए स्पेशल रिक्वेस्ट किया था मैंने इन लोगों से ख्वाजा साहब कि के साथ नहीं, मैं बैठना। हाजिर हो जाए, मैं मेरे बस में जो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे बरादरी अगर को मेरी तंग कोई अपनी नहीं कर रहा। मुलाकात शेख रशीद साहब से हो गई, मैं इस्लामाबाद जाता रहता हूँ, तो मैं शेख साहब को ज़ाती तौर पे भी कह दूंगा। नहीं, आप कहिएगा, क्योंकि वाकई ये भी पाकिस्तान में रहते हैं, हाँ, इतनी नहीं, वो इनकी- शेख साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और उनको ये सारे ये बारीक कामों का सब पता है उनको। बस ये है कि जितने हम 2 नंबर काम होते हैं ना, वो शेख साहब को, क्यों अवामी आदमी है ना, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ पता है उसको। बस एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि 1973 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो आइन पास किया, वो उसी पे अमल दरामद करा दिया जाए, तो समझ लें कि हमें ये किसी तो और ये चीज़ की नवाज जरूरत शरीफ वाली बातें करने लग गया है। नहीं सर, क्योंकि मसाइल अब इतनी भी इजाज़त नहीं है ना। जी
बिल्कुल राशिद साहब आप कुछ कह रहे एक आइन मौजूद है, हाँ जी, उस पर अमल करवा दिया जाए। हम नहीं कहते कि कोई नया कानून बनाया जाए, कानून साजी किया जाए, बस 1973 के आइन के ऊपर अमल दरामद करवा दिया जाए। ये अब आप हमारे इख्तियार से हमारे रिक्वेस्ट नाज़रीन है, भी सुन रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी देख ही रहे होंगे, क्योंकि हर जगह K21 जो है कराची का बड़े चैनल में जो है शुमार होता है K21। यकीनन हमारी ये जो इनकी राशिद साहब की जो आवाज़ है वो जो है हमारे आला हुक्काम तक पहुँचे, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो है इसके ऊपर हम कोई नए आइन की बात नहीं कर रहे, हम जो पुराना आइन है उन्हीं इसी के मुताबिक जो है आप जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। जी राशिद साहब आप दोबारा कंटिन्यू करें। बस ये कि ख्वाजा साहब की मेहनत है, इन्होंने भी बड़े एप्लीकेशन वगैरह के ज़रिए, मूव के ज़रिए मसाइल तो काफ़ी हल हो गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब परेशान करने वाले कोई है नहीं, जो 2 नंबर लोग थे वो सारे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। अल्लाह करेगा। और अब ये शेख रशीद आ गया, बाकी भी भाग जाएंगे, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह, क्योंकि वो शेख रशीद सबको साहब की बचाता एंट्री है। बड़ी दबंग होती है। शेख रशीद सबको बचाता है। बिल्कुल। पहले उसको जो सब खांचे पता है। पहले जो एक करप्शन का सिलसिला चल रहा था वो सारे मामला अभी ख़त्म है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इदारे बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं हमारे इदारों अब ये है कि माहीगीरों का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन अगर नादरा वाले लगा देते हैं तो ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए कम से कम 3 महीना, 6 महीना, 6 साल भी लग जाता है। ज़्यादातर बस ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे लगता है आप लोग को? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह के हवाले से, स्पोर्ट वेरिफिकेशन के हवाले से, ग्राउंड रिलेटिव वेरिफिकेशन करते हैं जो मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए करवाते हैं। तो उस प्रोसेस को जो 6 महीना, साल 6 साल लगाते हैं, उस प्रोसेस को मुख्तसर करते हुए ये जो माहीगीरों के पास 2 महीना होता है, उस 2 महीने के बजाय 1 महीना उनको प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाए, वेरिफिकेशन कंप्लीट करके उनके शनाख्ती कार्ड का जो अज्जा है वो जारी कर दिया जाए, उनको शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जाए। सही सही। जो लॉन्ग प्रोसेस जो वेरिफिकेशन है उसको ख़त्म करें। वो सर रिक्वेस्ट है कि आप उसी के हवाले से वो कर दिया जी, आपने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भी कर दिया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा आपका ये मसला हल हो जाएगा। और सबसे बड़ा ताउन जो हमारे साथ यानी कि पाकिस्तान नेवी वालों का है, जो हमारे बरादरी के साथ, माहीगीरों के साथ भरपूर ताउन करते हैं। जमील अख्तर साहब थे, वो डीजी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने अपने दौर पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लेटर मूव किया। उसके बाद काफ़ी बेहतरी भी आई, अच्छा। समंदरी माहौल में बेहतरी आई। हालांकि उन्होंने रेस्क्यू सिस्टम, उनके दूसरे मामला, अगर लांच अगर कोई डूब जाए तो नेवी वाले बर वक्त पहुँच जाते हैं। अभी उन्होंने एक नया ऐप पे के लॉन्च किया है, उसके ज़रिए हमारे माहीगीरों को बड़ा फ़ायदा भी पहुँच रहा है। अच्छा, किस हवाले से? अगर माहीगीरों किसी किस्म के कोई मसाइल है, अगर कोई वहाँ पर स्मगलिंग हो रही है, किसी किस्म की शिकायत देने की दर्ज करना चाहे तो उस ऐप के ज़रिए वो नेवी से कनेक्ट हो सकते हैं, उन तक अपने पैगामात उन तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, वाह, या सैलाब हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, तो वो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। और नेवी तो हर वक्त यानी कि समझ ले कि मदद के लिए तैयार होते हैं। यहाँ तक कि अगर दूसरे मुल्क से एक सुई भी गुजर हो तो उनके आंखों नज़रों में आ ही जाता है। अच्छा, good। इतने नहीं एक्टिव है हमारे पाकिस्तान में। बिल्कुल माशाल्लाह, पाकिस्तान की नेवी का जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो माशाल्लाह सभी बहुत एक्टिव हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा आपका कोई आप चाहते हैं कि आज आप जो अपने जो मसले मसाइल हैं? असल नेवी वालों ने से हमने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने हमारे जो बरादरी के ज़्यादातर लोग वो शनाख्ती कार्ड नहीं थे, तो 6 टाइम उन्होंने बोला कि आप चलो जो लांच मालकान है उनके गारंटी पे हम छोड़ रहे हैं। वो छोड़ रहे थे 6 महीने तक, 6 महीने के बजाय साल तक छोड़ा था। अच्छा। तो अब ये है कि सिलसिला बिल्कुल जिनके वो शनाख्ती कार्ड नहीं हो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। तो बेरोज़गारी का ये मसला ये है कि ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, माहीगीरों के बच्चे। तो गवर्नमेंट में किताबें फ्री है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, दाखिला फ़ीस नहीं है, लेकिन उनको स्कूल के जो यूनिफॉर्म है ना वो परचेज़ करना पड़ता है, शूज़ परचेज़ करना पड़ता है, कॉपीज़ जो है वो परचेज़ करना पड़ता है वालिदैन को। तो अब जब बेरोज़गार हो गए वो कॉपी, वो यूनिफॉर्म, वो शूज़ वो परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ये NGOs इतनी चल रही हैं यहाँ पाकिस्तान में और डोनेशन लेती हैं बाहर मुल्कों से भी, तो मेरी दरख्वास्त है कि ये इनकी बात सुने, माहीगीरों के बच्चों को स्कूल का यूनिफॉर्म तो खरीद के दे दें। अब ये करोड़ों रुपया सारा जो ले रहे हैं डोनेशंस, तो ये इस काम के लिए भी खर्च करें। कितने बच्चे होंगे? 100-200 होंगे? कितने होंगे? इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। 11 सरकारी स्कूलों में तकरीबन 3,500-4 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। 3,000-4 हज़ार बच्चे, चले तो क्या 500 है? बच्चों को ही करते हैं यूनिफॉर्म तो दे अभी, दें। आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ करें उनके लिए, ताकि और NGOs की भी फिर मुतवज्जा हो, ताकि वो भी वहाँ पर उनके ऊपर भी कुछ नजरसानी की जाए। जब एक NGO खड़ी होगी तो सारे आके खड़े हो जाएंगे सभी। कि ये भी एक शोबा है और खिदमत का। आप और आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं, वो बच्चों को स्वेटर भी ले दें,
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की थैंक यू ख्वाजा सर, साहब थैंक यू सो आपने मच सर। ये स्वेटर्स देते, क्योंकि वाकई सर्दियों का मौसम है, समंदर किनारे और वहाँ पे बच्चे उनके सुबह सुबह उठ के जाना था बच्चा वहाँ पे तो सबका एक जैसा है ना, बिल्कुल सही बात है। चाहे और माहीगीर का है, चाहे बड़े सेठ का है, चाहे बिल्कुल गवर्नर का है, बिल्कुल सही बोला सबके आपने। बच्चे एक जैसे हैं। बिल्कुल, मच्छा कॉलोनी, मोमदी कॉलोनी और लियारी के इर्द गिर्द इलाके में ज़्यादातर इनके गरीब तबके से है, और उनके पास बेफॉर्म और शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से मैट्रिक में, बोर्ड में, इंटर बोर्ड में वो बल्कि आला तालीम हासिल कर ही नहीं पा रहे, मिडिल के बाद वो स्टॉप बिल्कुल, कर ये एक देते हैं। बहुत बड़ा मसला है आपका। राशिद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आप आए। ख्वाजा नवी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा, आप मेरे प्रोग्राम में आए। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप दोनों एक मैसेज देना चाहें। हमारे साथ कोई आप अपना सर, जो कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसी को राशन या यूनिफॉर्म के ज़रिए मदद ना करे, उनको रोज़गार के काबिल बनाए और रोज़गार दे, जो रोज़गार उनका बंद है वो चालू करवा दिया जाए। ये तो इनकी वो है ना, चाइनीज सेइंग है कि आई विल नॉट गिव यू फिश, आई विल टीच यू हाउ टू कैच द फिश। कि मैं आपको अगर एक मछली दे दूँ, आपका अभी का खाना खा लोगे, तो उससे कहा फिर शाम को क्या होगा? सही मैं बात आपको ये सिखा देता हूँ कि आप फिश पकड़नी कैसे है, ताकि रोज खुद ही सही पकड़ो, बात है। रोज खाओ। सही बात है तो ये सर। बड़ा आप अच्छा क्या इनका मैसेज मुतालबा देंगे? है। थैंक यू सर। आप क्या बस ही मैसेज- मेरा यही मैसेज है ये एनजीओस को, कि ये जो गरीब बस्तियों में ये जिस तरह इन्होंने बड़ा जेन्युइन बात की है कि किताबें तो गवर्नमेंट मुफ्त दे रही है, तालीम भी मुफ्त दे रही है, लेकिन यूनिफॉर्म खुद खरीदनी पड़ती है, और माहगीरों के पास पैसे नहीं है कि वो बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदें, क्योंकि ज़्यादातर माहगीर बता रहे हैं कि बेरोज़गार हैं, कि उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनको जाने नहीं देते वहाँ। तो अगर कोई एनजीओ उस पर तवज्जो करे, और सर्दी का मौसम है, कि उन बच्चों को यूनिफॉर्म और स्वेटर ख़रीद के दे दे, तो आपको अल्लाह इसका अजर देगा, शायद और ज़्यादा चंदा मिल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, फीडबैक देना ना भूलें। सर्दियां हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टीम लें, और जो है अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज रखें, जैसे कि डॉक्टर शबाना ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और जो है जिस जैसे राशिद साहब ने कहा कि उनकी जो है किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है इनकी आवाज़ ज़्यादा काम तक पहुँचाएँ। अगर जो भी हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे ये जो है आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें और आगे से आगे इस मैसेज को पहुंचाएं, ताकि उन बच्चों की, उन बेरोज़गारों की मदद हो सके जो बेरोज़गार हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें, मास्क का जो मैंने जिक्र किया था उसे ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।